हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद राम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम बात करेंगे यहाँ पे कल हमने जो बात की थी बेसिक, वो क्या था, पौष्टिक यानी आहार से रिलेटेड था। आज हमारी जो बात रहेगी वो क्या रहेगी, शारीरिक संरचना। यानी हम अगर देखा जाए मोटे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी हमारा चैप्टर रह रहा है वो साइंस से रिलेटेड है। क्योंकि अभी हम फ्री टाइम में साइंस को करेंगे, देन उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद हमारा क्या रहेगा, टीजीटी एंड पीजीटी फोकस सिलेबस से के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कल का जो था वो था यहाँ पे मतलब उपचारात्मक पोषण था। ठीक है, जो पर्टिकुलर उसका नाम था वो था उपचारात्मक पोषण। देन आज क्या है, तो शारीरिक संरचना से रिलेटेड है, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वे बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो खाली टाइम है, यानी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है हमारे पास, तो जितना हो सके हम बायोलॉजी के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारा ये पोर्शन मजबूत हो जाए जो हमारा वीक है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंटों का जो बायोलॉजिकल वाला पार्ट होता है वो वीक होता है, और जो अदर पार्ट होते हैं होम साइंस के वो सभी मजबूत होते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं। उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है शारीरिक संरचना। ठीक है, शारीरिक संरचना से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे रखा है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये फोटो है, या कहें कि जो बोर्ड का वो फोटो है, वो आपके हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा। और जो स्क्रीन शॉट है, यानी मतलब उसकी जो लिंक है व्हाट्सएप और तथा टेलीग्राम की, वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और मे भी टेलीग्राम करना ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम में पिछले 2 साल का जितना भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो सभी आपको अवेलेबल होगा। बट व्हाट्सएप पे क्या होगा कि आज आप ज्वाइन हुए हैं तो आज का ही मैटर वहाँ पे आपको मिलेगा, ना कि 2 साल का पिछला मिल जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो आप क्या करें कि मतलब एक बार आप व्हाट्सएप ना ज्वाइन करना, बट टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 20% आपको होम साइंस के मिल जाएंगे जो पिछली साल से कराए जा रहे हैं लगातार। देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आता है वैसे ही प्रैक्टिस सेट और साथ में आपका सिलेबस दोनों को ही कंबाइन कर दिया जाएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस औरों से अलग हो सकेगी और औरों से बेटर हो सकेगी। चलिए, तो आज के टॉपिक को हम देख लेते हैं जो काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे जो अगर बात की जाए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, तो कोशिका से बनता है, सेल से बनता है। कभी भी क्वेश्चन बनता है बायोलॉजी में, तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, तो आप बताएंगे सेल से होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है, तो केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक क्या होता है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। टिश्यूज टिश्यूज कहाँ से बनते हैं, कोशिकाओं के एक समूह होने से बनते हैं। ठीक है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिल जाती हैं तो वो टिश्यूज का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है। यानी राइबोसोम जो कोशिका में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि जो कोशिका है उसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा। मैंने एक दिन और बताया था कि जो कोशिका मतलब सेल्स का निर्माण है वो भी प्रोटीन के जरिए होता है। यानी प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो हमारा शरीर रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा, ना ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कर पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमेटिन धागे। अगर जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो डीएनए में पाए जाते हैं। आपने डीएनए यानी डीएनए की संरचना देखी होगी, नहीं देखी होगी तो टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, आज वहां पे हम इमेज भेज देंगे। तो डीएनए की जो संरचना होती है कुछ धागे नुमा होती है, याद रखिएगा। इस तरह से ऐसे उसमें धागे होते हैं, इस तरह से लटके हुए। तो ये क्या होती है, धागे नुमा होती है, इनको क्या कहे जाते हैं, तो क्रोमेटिन धागे डीएनए में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पावर हाउस के रूप में जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा क्यों जाता है, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन दे रखा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो इसको पावर हाउस कहा जाता है। किसके रूप में ऊर्जा मौजूद होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आप बताएंगे एटीपी।
ठीक है, यहाँ पे एटीपी जो बताया गया है यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्ट एंडोप्लाज्म क्या होता है? तो रेटिकुलम कोशिकाओं में लिपिड का यहाँ पे संश्लेषण करता है। सॉफ्ट, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, डॉट डॉट, तो यहाँ पे कोशिकाओं में लिपिड का संरक्षण करता है, तो आप बताएंगे सॉफ्ट एंडोप्लाज्म प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो कोशिकाओं में लिपिड का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका हमारे शरीर की सरलतम इकाई है। याद रखिएगा कोशिका क्या है? तो कोशिका हमारे शरीर की सरलतम इकाई है, क्योंकि प्रत्येक जीव का निर्माण उसकी कोशिका से है। तो यहाँ पे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं प्रतिलिपिकारी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? स्वयं अपने आप ही क्या होती है? वो प्रतिलिपिकारी होती है। अर्धसूत्री कोशिकाएं विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है। जब देखिए एग्जाम टाइम नजदीक आएगा तो हम क्या करेंगे, एक एमसीक्यू टाइप की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, जिससे होगा क्या कि आपका माइंड क्या हो सकेगा, ये बताएगा कि हाँ इस टाइप के इस मैटर से इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी श्रृंखला। देखिए यहाँ पे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है। देखिए जब तक हमारे पास टेक्निकल मतलब कोई अच्छी अभी सुविधा नहीं है, तब तक आप क्या करें, हमारी रिकॉर्डेड क्लास हम आपको देते रहेंगे, यानी रिकॉर्डेड क्लास एक पूरे दिन में 1 या 2 आपको मिल जाए करेंगी। उनका हम आने वाले टाइम में टाइम भी बता देंगे कि इसके बीच आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा यहाँ पे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है। बहुत पूछा जा चुका है कि कोशिका का विभाजन मानव शरीर के कहाँ होता है? तो प्रजनन तंत्र में होता है। कैसी का? अर्धसूत्री का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। डीएनए कहाँ पे उपस्थित होता है? तो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता है डीएनए से ही हमारे जीन की जांच होती है। ठीक है, यहाँ पे उपस्थित होता है। डीएनए क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म जो है डीएनए को देख लेते हैं, डीऑक्सीराइड राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइड राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए। ठीक है, यहाँ पे अम्ल है। और जब इसकी बात करेंगे अभी एटीपी की, तो एटीपी क्या है? तो यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसी की वजह से ऊर्जा जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। यह ऑक्सीकरण और फास्फेरिकीकरण की क्रिया में भाग लेती है। जो एटीपी है वो कहाँ पे भाग लेती है? तो आप बताएंगे ऑक्सीजन तथा यहाँ पे फास्फेरिकीकरण की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें ये भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? यानी एक अंग से दूसरा अंग जुड़ रहा है तो कहाँ से जुड़ रहा है? तो वो टिश्यूज जोड़ते हैं, क्योंकि कोशिकाओं की संरचना मिलकर क्या बनती है? टिश्यू। तो ये संयोजी ऊतकों के द्वारा किया जाता है। ऊतकों का मतलब है टिश्यू से, याद रखेंगे। तो ये कैसे होते हैं? संयोजी, संयोजन से ही तो जुड़ते हैं, तो संयोजी ऊतकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेशियों के सिरों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कंडराओं का होता है। तो यहाँ पे टेंडन्स का होता है, याद रखेंगे। पेशियों से सिरों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कंडराओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टुंड यानी वैली। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 में इस तरह का पूछा जा चुका है। वैली क्या है? तो मानव शरीर के मांसपेशियों का मध्य भाग होता है। जो मानव शरीर है उसका जो मांसपेशियों का मध्य भाग है वही क्या कहा जाता है? उसी को वैली कहा जाता है, यह तुंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों द्वारा शरीर की गति संभव होती है। भाई मांसपेशियां नहीं होगी तो हमारा शरीर जो आपको दिखता है ये स्ट्रक्चर वो चल पाता है। तो कैसे चल पाता है? तो मांसपेशियों के द्वारा ही ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हड्डियां टूट जाती हैं तो रक्त का धक्का जम जाता है। यानी हड्डियां टूटी और वहां पे क्या होगा? रक्त का धक्का जम जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हेमरेज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? तो हेमरेज कहा जाएगा। यहाँ पे इडुमा नहीं बताया गया, या ओडेमा। ओडेमा क्या होता है कि जो हमारा शरीर है उसमें क्या हो जाएगा? पानी भर जाए या किसी भी वजह से हमारा शरीर फूल जाए, यानी जो हमारी नेचुरल आकृति है या नेचुरल जो स्ट्रक्चर है उससे हम काफी बड़े हो जाए या फिर फूल जाए गुब्बारे की तरह, तो वो क्या हो जाता है? तो ओडेमा हो जाता है। ओडेमा में क्या होता है? तो पानी भर जाता है शरीर में। चलिए शरीर के अंगों में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जब हड्डी यहाँ हो चुका हेमरेज वाला। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य के क्रेनियम में, जो मनुष्य है उसके जो क्रेनियम है उसमें कितनी 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 8 पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां क्या होती है? परस्पर अचल संधि से जुड़ी होती है। जैसे मानव हुआ यानी ये मस्तिष्क है और इसके क्या हो जाए मतलब अस्थियां क्या सी हो? परस्पर किससे जुड़ी होती हैं? तो अचल संधि से। चल से नहीं, अचल से, यानी जो चलती फिरती नहीं है, अचल संधि से जुड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में, यानी कोई भी हड्डी हो वो 3 पार्टों में टूट गई या उससे अधिक पार्टों में जब टूट जाती है तो ये कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है बहुखंड अस्थि भंग कहा जाता है, कहलाता है। यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैसा फ्रैक्चर होता है? तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है या फिर बहुखंड अस्थिभंग होता है। कंकाल तंतु को सुडौलता और सौंदर्य पेशी तंत्र प्रदान करता है। जो हमारा शरीर है जो कंकाल की तरह है, इसको सौंदर्य और सुडौलता कौन प्रदान करता है? तो आप बताएंगे पेशी तंत्र प्रदान करता है। चलिए अब एक बार फिर हम दोबारा इस मैटर को रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि क्या हुआ, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, जिससे ये हमें लंबे टाइम तक याद रहे। बीबी बोर्ड पॉसिबल होगा। देखिए मान हमने क्या देखा है आज? तो आज हमने आज की क्लास में देखा है शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना में सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है किसका? तो कोशिका का। तो कोशिका क्या होती है? तो कोशिका से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है? तो केंद्रक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो टिश्यूज कहते हैं, ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित रहता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? तो एटीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो रहेगा सॉफ्ट एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कोशिकाओं में लिपिड का क्या करता है? यहाँ पे संश्लेषण करता है। कोशिका हमारे शरीर की सरलतम इकाई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं लिपिकारी है। ये अलग से क्वेश्चन है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? स्वयं लिपिकारी। नेक्स्ट देखते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन है वो कहाँ होता है? तो मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है। डीएनए केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबो यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल होता है। कई बार पूछा जा चुका है कि डीएनए की फुल फॉर्म बताइए, तो वो बताएंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऑक्सीकरण और फास्फेरीकरण की क्रियाओं में भाग लेता है। अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो आप बताएंगे संयोजक ऊतक द्वारा किया जाता है। पेशियों के सिरों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो आप बताएंगे अंडाओं का होता है। अगर बेली की बात करें यानी टुंड की बात करें तो ये क्या होता है? मानव शरीर की मांसपेशियों का मध्य भाग होता है। याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है। मांसपेशियों द्वारा शरीर की गति संभव होती है। भाई मांसपेशियां हैं तभी तो हमारे शरीर की गति संभव है। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो रक्त का धक्का जम जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? तो इसको हेमरेज कहा जाता है। मनुष्य के क्रेनियम में कितनी? तो 8 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किससे? तो अचल संधि से। चल से कभी नहीं हो सकती, चल से हुई तो वो चलेंगी, जैसे हाथ पैर चलते हैं, ठीक है, अचल संधि से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीने की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। यही क्वेश्चन हमसे छूट गया था। सीने की हड्डी को क्या कहते हैं? तो स्टर्नम कहते हैं। स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा, स्टार्ट हो रहा है तो कौन सी हड्डी हो गई? स्टर्नम हो गई। जब हड्डी 3 या 3 से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है तो वो क्या कहा जाता है? तो बहुखंड अस्थिभंग कहा जाता है, यानी यहाँ पे कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कंकाल तंतु को सुडौलता और सौंदर्य कौन प्रदान करता है? तो पेशी तंत्र प्रदान करता है। इसीलिए पेशी तंत्र की काफी इंपोर्टेंस है। तो यहाँ पे आज हमने बात की, क्या की? तो शारीरिक संरचना की बात की और पूरी क्लास को हमने दोबारा रिवाइज कर लिया, जिससे कि हमसे कोई पॉइंट छूटा ना हो। तो यहाँ पे इसी तरह आपको श्रृंखला मिलती रहेगी। अभी जब तक कोई टेक्निकल मतलब सुविधा अच्छी नहीं होती तब तक आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलती रहेंगी क्लासेस। और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो क्लासेस है उसका टाइम का शेड्यूल डाल दिया जाएगा कि कब आपको कौन सी क्लास मिल जाएगी।
तो यहाँ पे जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक हम साइंस के ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यानी अभी करीबन हम साइंस के क्वेश्चनों को 15 से 20 दिन साइंस के क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चनों में क्या होता है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है तथा साइंस का जो पोर्सन है ना वो ऑलमोस्ट बच्चों का वीक होता है। यहाँ तक कि 95 बच्चों का कह सकते हैं वीक होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे साइंस के क्वेश्चन इससे सॉल्व भी होंगे और हमें कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, राइट आंसरों को पढ़ा है। तो उससे क्या होता है कि जब हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं तो हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि हमारे वो पहले से फिक्स होता है कि यही आंसर है। तो उसके अलावा हमने कोई आंसर देखा ही नहीं तो हमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन जब भी होता है जब एक से अधिक चीज़ें के हम देख लेते हैं या एक से अधिक हम आंसर देख लेते हैं एक ही चीज़ के। तो इसलिए हमें वहाँ पर कंफ्यूजन होता है। जब हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर देखेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना कैसे भी, चाहे नेगेटिव मार्किंग रहे या ना रहे। वैसे में भी अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है टीजीटी पीजीटी में, तो इसलिए कहा जाता है कि जीतने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।